हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो आप देखने जा रहे हो, ये वीडियो हमारे ऑनलाइन कोर्स का एक डेमो लेक्चर से। आप अगर 12th स्टैंडर्ड में हैं और आप अगर चाहते हैं कि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग अभी, और अब हम डिस्कस करेंगे कि सर ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के फीचर्स क्या होते हैं, तो थोड़ा इनके बारे में, इनकी विशेषताओं को समझ लेते हैं। अभी हमने इसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग्स वगैरह पढ़ लिया है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न की विशेषताएं क्या है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न की सबसे पहली विशेषता आपके टेक्स्ट बुक में लिखी है, आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 64 पे आप आइए, आपका टेक्स्ट बुक आप ओपन कीजिए, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक से हटकर बिल्कुल भी अपने को बात नहीं करना है, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको दी गई है वो सब आपके टेक्स्ट बुक में ही दी गई है, करेक्ट है यहां तक। सो प्लीज एवरीवन, तो हम देखेंगे कि अब हम डिस्कस करेंगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न जैसी ऑर्गेनाइजेशन की विशेषताएं क्या है। तो इनकी विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता आप याद रखिएगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन का सबसे ज्यादा ध्यान जो होता है वो होता है प्रोवाइडिंग सर्विसेज पे। किस पे होता है? प्रोवाइडिंग सर्विसेज पे टू इट्स मेंबर एंड सोसाइटी, करेक्ट है। तो सबसे पहली विशेषता इस नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न की क्या है कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है टू इट्स मेंबर एंड द सोसाइटी। दूसरी विशेषता ये है, और यहां पर लिख लीजिए मेंबर सोसाइटी, एंड नॉट वर्किंग फॉर, ये तो बेसिक विशेषता है, नॉट वर्किंग फॉर एंड नॉट वर्किंग फॉर अर्न प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से ये चलाई नहीं जाती है, जबकि इसका मेन काम होता है अपने मेंबर और सोसाइटियों को क्या प्रोवाइड करना? सर्विसेज, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, सेकंड फीचर्स हम देखेंगे। सेकंड फीचर इसका ये है कि इनका इस कंसर्न को फॉर्म क्यों किया गया। तो इस कंसर्न को फॉर्म किया गया है फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोशन, बढ़ावा देने के लिए बच्चों, बढ़ावा देने के लिए। तो फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, करेक्ट है। तो आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, चैरिटी, हेल्थ, आपके टेक्स्ट बुक में सारे पॉइंट लिखे गए हैं। एजुकेशन, चैरिटी, हेल्थ एक्सेट्रा, करेक्ट है। इसकी दूसरी विशेषता मैंने आपको क्लियर कर दी कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न को क्यों फॉर्म किया गया। तो इसके फॉर्म करने के पीछे का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव था कि ये ऑर्गेनाइजेशन, ये कंसर्न जो है प्रमोट करती है, बढ़ावा देती है किसको? आर्ट को, कल्चर को, स्पोर्ट्स को, एजुकेशन को, चैरिटी को और किसको? हेल्थ को, करेक्ट है। तो ये सारे सोशल सर्विसेज है बच्चों, ये सारे समाज के फायदे के लिए होती हैं, और ऐसे सामाजिक फायदे के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, ये ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट कराया जाता है। इसकी तीसरी विशेषता बच्चों है, यहां पर आप साथ साथ में लिख भी सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, कि द मेंबर ऑफ दिस कंसर्न कैन नॉट गेट द डिविडेंड। याद रहे कि जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनेगा, द मेंबर of the concern does not get बच्चों क्या? एनी डिविडेंड, मतलब जो इस ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर बनेगा उसे किसी प्रकार का कोई भी रिटर्न्स नहीं मिलेगा, या उसे किसी प्रकार की कोई आमदनी नहीं मिलेगी, कोई इनकम नहीं मिलेगी। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि अगर आपको इस ऑर्गेनाइजेशन का अगर मेंबर बनना है तो अपने माइंड से जो इनकम वाला फैक्टर है, जो डिविडेंड वाला फैक्टर है, जो इंटरेस्ट वाला फैक्टर है, ये सारे फैक्टर को साइड में रखकर ही इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपको जुड़ना है। और आपका ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जब तक कॉमन नहीं होगा तब तक आप इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स बन नहीं सकते। तो ये इसकी तीसरी विशेषता है कि इसके मेंबर को किसी प्रकार का कोई डिविडेंड, कोई रिटर्न्स बिल्कुल भी मिलता नहीं है, और ये ऑर्गेनाइजेशन वो सारे रिटर्न्स को देने के लिए बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल भी सख्त मनाही है कि ये ऑर्गेनाइजेशन कोई भी रिटर्न्स आपको पे करने वाली नहीं है, करेक्ट है। नेक्स्ट इसका हम देखेंगे फीचर्स। यस, अब इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर सर प्रॉफिट ही नहीं है तो इस ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज कौन करेगा? क्योंकि मैनेजमेंट तो सब जगह पर लगेगा, भले वो ऑर्गेनाइजेशन आपका प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या वो ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, लेकिन हर एक ऑर्गेनाइजेशन को संभालने के लिए, व्यवस्था करने के लिए मैनेजमेंट तो जरूरी है। तो यहां पर मैनेजमेंट कौन बनेगा? तो
तो यहां पर जो जो लोग इस ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट करेंगे या इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म्ड करेंगे, वो आपस में ही जो सबसे एल्डर मेंबर होगा या सबसे समझो एग्जांपल ऐसा मेंबर है जो काफी अच्छा समय इस ऑर्गेनाइजेशन को दे सकता है, या फिर जिसने इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए सबसे ज्यादा यहां पर कंट्रीब्यूशन किया है, तो ऐसे प्रकार के लोगों को यहां पर इलेक्ट किया जाएगा और उनको चुनकर, उनको सेलेक्ट करके उनके हाथ में इस ऑर्गेनाइजेशन के पूरे मैनेजमेंट की जो बागडोर होगी, इस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वही मेंबर आपस में मिलकर के जिसको भी सेलेक्ट करेंगे उसी को दिया जाएगा। क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन भी क्या सब मेंबर मिलकर नहीं चलाने वाले, हाँ सारे मेंबर अपना अपना कंट्रीब्यूशन जरूर देंगे, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन सारे मेंबर मिलकर के क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, इलेक्ट करेंगे और उसी को यहां पर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करना होगा, जिसके पास ऑर्गेनाइजेशंस के पूरे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। करेक्ट है ना? तो इसकी चौथी विशेषता यह हो जाती है कि द मैनेजमेंट ऑफ सच कंसर्न इज डन बाय, फोर्थ लिखेंगे हम लोग कि मैनेजमेंट is done by elected representative। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है? चुने हुए प्रतिनिधि। मतलब जो भी मेंबर इस ऑर्गेनाइजेशंस में अपना अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, उन सभी के द्वारा जो भी यहां पर इलेक्ट किया जाएगा, तो उस इलेक्शंस के बेसिस पे वहां पर सेलेक्ट किए जाएंगे और उन्हीं के हाथ में इस ऑर्गेनाइजेशंस का जो मैनेजमेंट है वो पूर्ण तरीके से सौंपा जाएगा और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इस ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी एक्टिविटी हो रही है, उस एक्टिविटी की पूरी जवाबदारी जो है उसी मैनेजमेंट टीम को लेनी पड़ेगी, जिस मैनेजमेंट टीम को सभी रिप्रेजेंटेटिव लोगों ने या सभी मेंबर लोगों ने मिलकर के उनको सेलेक्ट किया है। मतलब वो लोग सबके रिप्रेजेंटेटिव है, मैनेजमेंट में जो सिलेक्ट होंगे वो सबके रिप्रेजेंटेटिव है और उनको सभी मेंबर्स के बिहाफ में यहां पर डिसीजंस लेने होंगे। करेक्ट है यहां तक? तो ये बात हो गई। बच्चों फीचर्स पढ़ना जरूरी क्यों है? आप ऐसा मत सोचिएगा कि आप अकाउंट्स पढ़ रहे तो फीचर सर क्यों पढ़ा रहे। मैंने कहा ना कि मेरी आदत है कि कोई भी चैप्टर्स को आपका अकाउंटिंग फैक्टर तब समझाया जाएगा जब आप उस चैप्टर के एग्जैक्टली डिटेल को समझ जाओगे। एक बार आपने चैप्टर्स को इंट्रोडक्शन से पढ़ लिया, एक बार आपने उस चैप्टर की एग्जैक्ट जड़ कहां से है वो अगर आपने समझ गई ना, तो उसके आगे की अकाउंटिंग फंडे जो होती है ना, वो सब इसी कॉन्सेप्ट पे धीरे धीरे डिपेंड्स होते हैं। करेक्ट है? तो याद रखिएगा, अब इस चैप्टर को क्लैरिटी बेसिस पे करना है। मेरा टारगेट है कि ये चैप्टर आपको पूर्ण रूप से मुझे समझाना है कि जिससे आप किसी और को भी समझा सको, लेकिन उसके लिए इस चैप्टर को जड़ से समझना, रूट से समझना, ये आपके लिए बेहद जरूरी है। करेक्ट है? तो थोड़ा हमारे लिए हाफ एन आवर या 1 घंटा आगे पीछे होगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन, चैप्टर की मेन बातें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। तो इस ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट को और भी सिंपल तरीके से आप कर सकते हो कि जो आपको बाद में अकाउंटिंग सॉल्व करते समय जो स्मॉल डाउट्स आते हैं, करेक्ट है ना, और वो स्मॉल डाउट्स हम लोग इग्नोर कर देते हैं ना बच्चों, तो वही स्मॉल डाउट्स, वही छोटी मोटी समस्याएं जो आगे जाकर के एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो उससे बेटर है कि हम इस चैप्टर को अच्छे से डिटेल करके पढ़ ले, इसके बाद इसके सम सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा। करेक्ट है? यस। तो इसका तीसरी विशेषता मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट फीचर्स इसका आपका क्लियर दिया है यहाँ पे कि यहाँ पर हमको प्रिपेयर क्या करना होता है, मतलब इस नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में। और एक विशेषता इसकी है कि हमने को यहाँ पर प्रिपेयर क्या करना होगा, व्हाट वी नीड टू प्रिपेयर। सो वी नीड टू प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, क्यों बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है। करेक्ट है? इसके बाद हमको प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। करेक्ट है? और इन सभी के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है विच इज कॉल्ड एज अ बैलेंस शीट। करेक्ट है? तो इस चैप्टर की चौथी विशेषता, पांचवी विशेषता ये है कि इस चैप्टर में अपने को प्रिपेयर क्या करना होगा, तो वी नीड टू प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, देन वी नीड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आफ्टर दैट वी हैव टू प्रिपेयर व्हाट, बैलेंस शीट। करेक्ट है? एंड दिस आर द फैक्टर दैट वी नीड टू प्रिपेयर इन दिस चैप्टर। ओके, जैसे कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में हमने क्या प्रिपेयर किया था, ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी आपके क्वेश्चन के फॉर्मेट में था, फिर उसके बेसिस पे हम लोग ने ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट हमने प्रिपेयर किया था। उसी तरीके से जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होगा वो यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बेसिस पे हमको यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, ये दो चीजें हमको यहाँ पर प्रिपेयर करनी है।
इस बात का आपको ख्याल रखना है। रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के फॉर्मेट में रहेगा, बट बिफोर दैट ऑल्सो अपने को यह भी सीखना है कि रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट बना कैसे, क्योंकि आपको रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट अगर पूर्ण रूप से अगर समझ में आ गया ना, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो उसके बेसिस पे बनता है। तो बेस क्या है? रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट, वो समझ में आ गया। तो बेस अगर समझ में आया तो उसके बेसिस पे जो भी यहां पर बनने वाला है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज वेल एज बैलेंस शीट, वो तो आपको इजीली समझ में आएगा। करेक्ट है बच्चों? तो स्टूडेंट्स मुझे आप एक 30 मिनट्स दीजिए, जिससे इस चैप्टर की पूरी डिटेलिंग करके मैं आपके सामने रख देता हूं, जिससे कि इस चैप्टर को पूरी तरह से समझना ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। करेक्ट है? तो ये आपका 5th फीचर्स मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट फीचर इसका जो है वो रिलेटेड है इसके कैपिटल फंड से। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए आपने सुना होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल। हाँ, किसी के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैपिटल कम अमाउंट का लगता है, तो किसी के लिए ज्यादा अमाउंट का लगता है। अब सर ये भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफ कोर्स इस ऑर्गेनाइजेशन को भी अगर स्टार्ट करना है तो यहां पर भी हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन बच्चों यहां पर कोई भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट वाले वर्ड हम लोग यूज नहीं कर सकते। करेक्ट है? और यहां पर हम लोग कैपिटल इस वर्ड की जगह पर जो टर्म यहां पर यूज करेंगे वो टर्म होगा कैपिटल फंड। कैपिटल फंड बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। याद रहे कि यहां पर जो भी पैसा इस ऑर्गेनाइजेशंस को रिसीव्ड होगा, जो भी अमाउंट यहां पर ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगी, वो सभी अमाउंट को आप लोगों को फंड नाम से ही यहां पर एक्सप्रेस करना है। तो यहां पर इसकी जो 6th फीचर वो क्लियरली यहां पर कही गई है कि कैपिटल फंड मतलब क्या होता है। आप कह सकते हो कि जिस फंड से इस ऑर्गेनाइजेशंस को एक बड़ी अमाउंट मिलती है, या जिस फंड से इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया जाता है, या जिस फंड से इस ऑर्गेनाइजेशंस के एक्सपेंसेस को मीट किया जाता है, या जिस फंड से इस ऑर्गेनाइजेशंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाता है, उस फंड को हम लोग क्या कहेंगे? कैपिटल फंड। करेक्ट है? जैसे एग्जांपल नॉर्मली ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में ऑर्गेनाइजेशंस की जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, ऑर्गेनाइजेशन की जो असेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, उन सभी को हम लोग कहां से अरेंज करते हैं? तो उसके लिए हमारे पास ओन्ड फंड होते हैं, उसके लिए हमारे पास बोरोड फंड होते हैं। लेकिन एनपीओ में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई ओन्ड फंड और बोरोड फंड जैसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां पर जो भी पैसा आएगा वो सारा पैसा एक नॉर्मली अमाउंट में आएगा जो एक फंड के फॉर्मेट में इस ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, जिस फंड को लौटाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस ऑर्गेनाइजेशन की बिल्कुल भी होती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन ने इस ऑर्गेनाइजेशंस के कामकाज को देखते हुए, या इस ऑर्गेनाइजेशंस के देखा कि यहाँ पर एक अच्छा सोशल वेलफेयर क्रिएट हो रहा है, लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम हो रहा है, तो उस पर्सन ने यहाँ पर समझो एग्जांपल कुछ अमाउंट डोनेशन के फॉर्म में दे दिया। तो उसका दिया हुआ जो अमाउंट इस ऑर्गेनाइजेशन को मिला किस फॉर्म में मिला? डोनेशन फंड के नाम से मिला। तो ये डोनेशन फंड इस ऑर्गेनाइजेशन के पास आ गया, तो इस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस डोनेशन फंड को यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस के बेटरमेंट के लिए और सोशल वेलफेयर के लिए क्या करे? यूज करे। न कि ये डोनेशन के ऊपर उसको इंटरेस्ट पे करे, और न कि इस डोनेशन को रिटर्न करने का कोई प्रॉमिस करे। करेक्ट है? इसके अलावा जो भी यहाँ पर मेंबर्स बनेंगे, मेंबर्स बनने के लिए आपको यहाँ पर एंट्रेंस फीस देनी होगी, और जो भी एंट्रेंस फी आप यहाँ पर दोगे, या जो भी आप लाइफ मेंबरशिप फीस यहाँ पर पे करोगे, वो सारी फीस यहाँ पर कैपिटल फंड का रूप ले लेगी, और उस पैसे को यहाँ पर सोशल वेलफेयर के लिए ये संस्था क्या करेगी? यूज करेगी। न कि आपके लाइफ मेंबरशिप फीस पे या फिर आपके एंट्रेंस फी पे आपको कोई भी यहाँ पर डिविडेंड या कोई भी आपको इंटरेस्ट यहाँ से मिलने वाला नहीं है। करेक्ट है? यहाँ तक तो आई मीन टू से दैट कि जो भी पैसा इस ऑर्गेनाइजेशंस को आएगा, वो सारा पैसा इस ऑर्गेनाइजेशन में एक यहाँ पर सोशल वेलफेयर फंड के नाम से कलेक्ट होगा, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा सोशल डेवलपमेंट, और जिस ऑब्जेक्टिव के साथ ये संस्था चलाई जा रही है उसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने का ये संस्था का मेन काम होना चाहिए, और वो काम उसी फंड के माध्यम से किया जाएगा। करेक्ट है यहाँ तक? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैपिटल फंड वर्ड यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस किया। तो कैपिटल फंड मतलब ऐसा फंड जिस फंड से हम इस ऑर्गेनाइजेशन की सभी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। अब सर ये कैपिटल फंड क्रिएट कैसे होगा? ये कैपिटल फंड क्रिएट कैसे होगा? जैसे पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, जिसको पार्टनर्स बनना होता है वो लोग अपना अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो वहां पर फंड क्रिएट हो जाता है। करेक्ट है? लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं है।
या कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी नहीं है, तो यहां पर लोगों के द्वारा दिया गया जो भी सोशल कंट्रीब्यूशन होगा वो सोशल कंट्रीब्यूशन यहाँ पर कलेक्ट किया जाएगा और उस कंट्रीब्यूशन को कलेक्ट करके यहाँ पर जो फंड तैयार होगा, जो फंड इकट्ठा होगा, उस फंड को यहाँ पर क्या कहा जाएगा? कैपिटल फंड। तो यहाँ पर कहा गया है कि कैपिटल फंड इज क्रिएटेड बाय सच कंसर्न। और कैपिटल फंड यहाँ पर कैसे क्रिएट किया जाएगा? तो मैं लिखूंगा कैपिटल फंड इज इक्वल टू एंट्रेंस फी, मतलब जो भी यहाँ पर मेंबर बनेगा वो इस ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री करने के लिए कुछ अमाउंट पे करेगा, जिसको कहेंगे एंट्रेंस फीस। इसके अलावा यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन हर साल जो भी खर्च करती है या जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलर बेसिस पे इनकम मिलती है, उस इनकम और खर्च के बीच का जो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को हम लोग क्या कहेंगे? सरप्लस। लेकिन सरप्लस कब कहेंगे? जब इस ऑर्गेनाइजेशन को मिलने वाला जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है और होने वाला खर्चा अगर कम है, तो ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंडिचर कम है और इनकम अगर ज़्यादा है, तो यहां पर इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस क्या होगा बच्चों? सरप्लस होगा। करेक्ट है। तो जैसे हम लोग नॉर्मली पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में हम लोग ने जैसे नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे वर्ड हमने यूज किए थे ना बच्चों, तो वैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो नेट प्रॉफिट और जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा उनकी जगह पर यहां पर वर्ड यूज किया जाएगा क्या बच्चों? सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर से जितनी ज्यादा होगी, जितनी एक्स्ट्रा होगी, जितनी एक्सेस होगी, दैट पर्टिकुलर अमाउंट इज कॉल्ड एज अ सरप्लस। करेक्ट है। सो इंट्रेंस फी प्लस सरप्लस, आफ्टर दैट लीगसीज यहां पर दी गई है बच्चों। लीगसीज का मतलब क्या होता है? यस, हर एक वर्ड का मतलब बताऊंगा, आप सिर्फ ध्यान से सुनिए प्रॉपर्ली। लीगसीज का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो किसी पर्सन के नाम पे कुछ प्रॉपर्टीज है, करेक्ट है, उस पर्सन के नाम पे कुछ बैंक बैलेंस है या उसके नाम पे कुछ भी प्रॉपर्टी वगैरह है, और समझो उस पर्सन का कोई वारिस नहीं है, मतलब उस पर्सन का कोई नॉमिनी नहीं है, करेक्ट है, तो वो पर्सन क्या करेगा? कहीं पर इस तरह से नोट दे देगा कि मेरी डेथ होने के बाद इस प्रॉपर्टी का कोई नॉमिनी नहीं है, कोई वारिस नहीं है, तो ऐसे केसेस में उस पर्सन की जो प्रॉपर्टी होगी वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के पास आ जाएगी। तो ये जो फंड इस ऑर्गेनाइजेशंस को मिला है, ये यहाँ पे लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से मिला है कि जिस पर्सन के पास कोई नॉमिनी नहीं है या जिस पर्सन के पास उसकी प्रॉपर्टी का कोई वारिस नहीं है, वो प्रॉपर्टी उस व्यक्ति के डेथ होने के बाद उसने अगर कहीं पर विल में लिखा होगा या उसने अपनी मर्जी कहीं पर दिखाई होगी, तो वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पर हो जाती है और उसका उपयोग जो है वो सोशल वेलफेयर, सोशल बेनिफिट के लिए यूज किया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? लीगसीज कहते हैं। करेक्ट है यहां तक? यस, आगे बढ़ सकते हैं। सो सरप्लस हो गया, लीगसीज हो गया, और इसके अलावा जो भी अलग अलग जगह से इस ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग कामों के लिए जो डोनेशंस प्राप्त होती है, वो सारी डोनेशंस। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इंट्रेंस फी जो मेंबर के द्वारा कंट्रीब्यूट की गई, और ये जो सरप्लस जो ऑर्गेनाइजेशंस को हर साल इनकम अगर ज़्यादा हुई और एक्सपेंडिचर अगर कम हुआ, तो जो डिफरेंस आएगा उस अमाउंट को कहेंगे सरप्लस। और लीगसीज जो यहाँ पर पर्सन्स की डेथ के बाद नॉमिनी न होने की वजह से उसका पैसा जो है वो इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के पास आ जाता है, उसे कहेंगे लीगसीज। और यहाँ पर जो भी लोगों के द्वारा यहाँ पर डोनेशन, अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन किसी स्पेशल पर्पज के लिए यहाँ पर दिया गया होगा, तो ये सारे पैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस को मिल रहे हैं, इन सभी अमाउंट को अगर हम एक्यूमुलेट कर ले, इन सभी अमाउंट को अगर हम लोग यहाँ पर जमा कर ले, तो हमारे लिए क्या क्रिएट हो जाएगा? कैपिटल फंड क्रिएट हो जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ तक? तो कैपिटल फंड यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट अमाउंट है जिसके बेसिस पे इस ऑर्गेनाइजेशंस के रिसोर्सेज को अरेंज किया जाएगा और इस ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी एक्सपेंडिचर है या जो भी इनका जो भी यहाँ पर इसका मेन ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए इस फंड को यूटिलाइज किया जाएगा। और इस फंड को क्रिएट करने के लिए ये सारे फैक्टर्स को हमें कलेक्ट करना होगा, क्योंकि यही सारे वो यहाँ पर फैक्टर है जिनको मिल करके कैपिटल फंड को यहाँ पर निर्माण किया जाएगा, कैपिटल फंड को यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा। करेक्ट है बच्चों? तो ये मैंने आपको बता दिया नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का फीचर्स। करेक्ट है? यस। पहली बात मैंने आपको बताई प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू इट्स मेंबर एंड सोसाइटी। दूसरी बात बताई प्रमोशन ऑफ आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, चैरिटी एंड व्हाट हेल्थ। फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर डज नॉट गेट एनी डिविडेंड, किसी प्रकार का कोई भी रिटर्न यहाँ पर मेंबर को नहीं दिया जाएगा। फिर मैंने कहा कि मैनेजमेंट कौन करेगा? तो बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर, तो जो भी यहाँ पर मेंबर्स होंगे उनके द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज किया जाएगा।
और इसके बाद मैंने बताया कि इस ऑर्गेनाइजेशंस की अकाउंटिंग करने के लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना पड़ता है, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है और बाद में बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होती है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंड होता है जिसके बेसिस पे ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश की जाती है उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल फंड। और उस कैपिटल फंड को क्रिएट करने के लिए हमें एंट्रेंस फी, सरप्लस, लीगसीज और डोनेशन, ये सारे अमाउंट को यहाँ पर इकट्ठा करना होता है और इन्हीं को इकट्ठा करके यहाँ पर जो अमाउंट क्रिएट की जाती है उसको कहते हैं कैपिटल फंड। करेक्ट है यहाँ तक? तो ये आप फीचर्स इसके याद में रख लीजिएगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है बच्चों, जितना बेटर, जितना अच्छी तरीके से आप इस चैप्टर को समझ लोगे उतना आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग में आसानी होगी। ठीक है ना? तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर की फीचर्स के तौर पे आप लोग याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 मिनट से 1 आवर के बीच में इसका जो भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको पूरी तरह समझा दूंगा और वो आपको हेल्प करेंगे आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। ठीक है बच्चों? यस, अभी हम आगे बढ़ते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन की बात की गई है कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फर्क क्या है, उनके बीच में क्या डिस्टिंग्विश बिटवीन है। करेक्ट है ना? तो अगर आप डिस्टिंग्विश बिटवीन का पेज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पेज नंबर 65 पे अगर आप देखोगे तो देयर विल बी वन टेबल इज देयर जिसके अंदर आपको प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बीच के डिफरेंस को समझाया गया है। 1-2 मिनट में इस डिफरेंस को प्रॉपर्ली समझ लीजिए। ठीक है? तो पहला डिफरेंस इसमें लिखा है दैट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। अभी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के बारे में आपको बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कम ऑन एवरीवन, अर्निंग अ प्रॉफिट। और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा? क्लियरली लिखा है प्रोवाइडिंग अ सर्विसेज। करेक्ट है? तो पहला पॉइंट आपको डिस्टिंक्शन का क्लियर हो गया होगा कि इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है अर्निंग अ मोर एंड मोर प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड अ सर्विसेज टू द सोशल पर्संस। करेक्ट है? सेकेंड यहां पर लिखा है प्रिपरेशन ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। अभी प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस के बीच में क्या डिफरेंस होगा? अगर एक तरफ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो भाई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी आपने पिछला चैप्टर पढ़ा था। जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या प्रिपेयर करती है? ट्रायल बैलेंस। और जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ट्रायल बैलेंस के बदले में क्या प्रिपेयर करेगी? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। करेक्ट है? तो ये सेकंड डिफरेंस आप याद रखिए कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रिपेयर करती है? ट्रायल बैलेंस। और यहां पर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रिपेयर करेगी? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। करेक्ट है? तो ये दूसरी बात आप इसको याद रखिएगा। तीसरा डिफरेंस जो इसके अंदर है वो अकाउंटिंग स्टेटमेंट को लेकर के कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है और अगर वो पार्टनरशिप फर्म का नेचर होगा तो पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट भी प्रिपेयर किया जाएगा। उसी तरीके से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, फिर उसके बेसिस पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए जाते हैं और उसके बेसिस पे यहां पर बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। करेक्ट है? नेक्स्ट आपका यहां पर डिफरेंस है दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में नेट रिजल्ट को लेकर के कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की अकाउंटिंग को क्लोज करने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिलेगा और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग को क्लोज करने के बाद आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग को जब आप क्लोज करोगे तो वहां पर आपको या तो नेट प्रॉफिट मिलेगा या तो नेट लॉस मिलेगा। बच्चों याद रखना कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ये वर्ड हमेशा ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंटिंग से रिलेटेड है जिस ऑर्गेनाइजेशंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। करेक्ट है? और जब हम बात करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी अकाउंट्स हम लोग प्रिपेयर करेंगे उस अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम लोग या तो कहेंगे सरप्लस और या तो कहेंगे डेफिसिट। लेकिन सरप्लस कब कहेंगे? जब उस ऑर्गेनाइजेशंस की इनकम ज्यादा होगी और खर्चा कम होगा तो वहां पर जो गैप आएगा दैट इज कॉल्ड एज अ सरप्लस। लेकिन अगर उस ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम अगर कम है तो देयर विल बी अ डेफिसिट, डेफिसिट एंड डेफिसिट। करेक्ट है ना? तो यहां पर नेट प्रॉफिट, नेट लॉस और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या कहेंगे? सरप्लस और डेफिसिट। करेक्ट है? यहां तक आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट आपका इसमें लिखा है ओनर्स फंड को लेकर के। ओनर्स फंड, कैपिटल फंड, सिंपल सी बात है कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस का कोई ना कोई तो ओनर होगा।
भले वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो तो उसका ओनर कोई तो सिंगल पर्सन होगा, पार्टनरशिप फर्म है तो उसके ओनर पार्टनर्स होंगे, जॉइंट हिंदू फैमिली है तो उसका ओनर पूरा फैमिली मेंबर और कर्ता होगा, करेक्ट है। जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो उसका मेंबर पूरा शेयर होल्डर होगा। तो यहाँ पर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो भी उसका ओनर होगा, उस ओनर के द्वारा जो फंड यहाँ पर कलेक्ट किया जाएगा उसको कहेंगे ओनर्स फंड। क्या कहेंगे? ओनर्स फंड। लेकिन नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में कोई ओनर नहीं होता, कम ऑन, कोई ओनर नहीं होता। यहां पर मेंबर के द्वारा या बाहर के लोगों के द्वारा जो भी पैसे यहां पर इकट्ठा होंगे उन पैसों को यहां पर क्या कहा जाएगा? कैपिटल फंड। ओके, तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? ओनर्स फंड होता है, और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? कैपिटल फंड होता है। ये इसका सबसे लास्ट का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, करेक्ट है यहां तक? यस। तो यहां पर हम लोगों ने इसके बीच के डिस्टिंक्शन को बहुत ही आसान थे, और इसके पहले भी हमने इनके बारे में रीड किया था, तो मैंने उसको जस्ट एक ओरली आपको समझा दिया, और ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में वो पूरा डिस्टिंग्विश आपको दिया गया है। इफ यू वांट यू कैन रीड इट फ्रॉम देयर। ओके, चलिए यहां तक अपना हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ रहा है? जैसे जैसे इस चैप्टर को आप समझते जाओगे ना, आप इस चैप्टर के क्लोज 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 पहुंचते जाओगे, और जैसे जैसे नजदीक आप जाओगे ना, तो इस चैप्टर में हर एक छोटी छोटी चीजों की आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। और अगर ये क्लैरिटी अगर आपने नहीं ली ना बच्चों, तो बाद में ये पछतावा होगा, और बाद में क्या होगा, आपके माइंड में वो छोटे छोटे डाउट्स आना चालू हो जाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, अगर ऐसा होता तो, अगर वैसा होता तो। इफ यू वांट दैट कि दिस काइंड ऑफ स्मॉल डाउट शुड नॉट बी हियर, सो फॉर दैट पर्पस यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट वेरी क्लियरली, करेक्ट है। और इनको समझने में बच्चों आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला तो है नहीं, करेक्ट है। आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, तो आपको सारी बातें, मैं यहाँ पर हूँ आपको समझाने के लिए। सिर्फ आप वीडियोस को देखते रहिए, समझते रहिए, और कोई भी दिक्कत अगर आपको होगी तो जब भी हमारा डाउट सॉल्विंग सेशन होगा तो वहाँ पर आप इस बात को मुझसे कंफर्म कर सकते हो, अपने डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हो, करेक्ट है यहाँ तक? चलिए अभी हमारा नेक्स्ट डिस्कशन टॉपिक जो है, वो नेक्स्ट डिस्कशन टॉपिक ये है कि नीड फॉर मेंटेनिंग। सर जैसे कि आपने बताया कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाने का बिल्कुल भी नहीं है। तो जब इस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कमाने का ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, जब यहाँ पे कुछ प्रॉफिट ही नहीं लोगों को मिलेगा, जब यहाँ पे कोई रिटर्न्स ही नहीं लोगों को मिलेगा, तो यहाँ पर हिसाब किताब किस बात का? करेक्ट है ना? जब यहाँ पर कुछ मिलना ही नहीं है तो यहाँ पर किस लिए हम लोग अकाउंटिंग मेंटेन करें, किस लिए हम लोग हर एक इनकम और हर एक एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करें? तो हमको अभी यहाँ पर समझना है कि सर व्हाट इज द नीड फॉर मेंटेनिंग अ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। तो अगला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे समझना है वो क्वेश्चन ये है, नीड फॉर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट, कि यहाँ पर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ऐसे कंसर्न जहाँ पर प्रॉफिट नहीं मिलेगा फिर भी वहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने की क्या आवश्यकता है? ठीक है, सो नीड फॉर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट, करेक्ट है, एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट की क्या जरूरत है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो नीड फॉर मेंटेनिंग अ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये एक तरह का फाइनल अकाउंट ही है, बट डिफरेंस ये है कि जो आपने अभी तक फाइनल अकाउंट सीखा था, उस फाइनल अकाउंट इस फाइनल अकाउंट में डिफरेंस एक ही है कि जो आपने फाइनल अकाउंट सीखा है वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का है, और जो फाइनल अकाउंट आप यहाँ पे सीख रहे हो वो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का है, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का है, करेक्ट है। तो बच्चों अभी हम समझेंगे कि व्हाट इज द नीड, क्या जरूरत है इस प्रकार के कंसर्न का बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए, और इस प्रकार के कंसर्न का फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए। तो जैसे कि बच्चों मैं आपको समझा दूं यहाँ पर कि जो नीड यहाँ पर है वो नीड मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात आप। यस बच्चों ध्यान से सुनिएगा। देखिए अभी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है, बात सही है, लेकिन आप मुझे बताइए कि इस कंसर्न को चलाने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट तो लगी रही है, हाँ, जिसको हम कैपिटल फंड कहेंगे। अब बताइए कैपिटल फंड में सोसाइटी के द्वारा, लोगों के द्वारा यहाँ पर जो भी कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है, करेक्ट है, जो भी पैसे यहाँ पर लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, करेक्ट है ना? तो यहाँ पर जो भी सोशल सर्विसेज से रिलेटेड है उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो भी फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो लोगों के द्वारा अलग अलग फॉर्म में आ रही है। जो इस ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर होंगे वो लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को हर साल क्या देंगे? सब्सक्रिप्शन देंगे। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? एक रेगुलर कंट्रीब्यूशन, एक एनुअल कंट्रीब्यूशन
जो हर एक मेंबर को इस ऑर्गेनाइजेशन में देना कंपलसरी है। मतलब आप इस ऑर्गेनाइजेशन में एक बार एडमिट हो गए, एक बार आप यहाँ पर एंट्रेंस फीस भर दिया और आप इस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म को अगर आप भरते हो एज अ मेंबर, तो हर साल आपको इस ऑर्गेनाइजेशंस को एक मिनिमम अमाउंट का जो कंट्रीब्यूशन जो फिक्स किया जाएगा, वो अमाउंट का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर हर एक पर्सन को पे करना होगा। और उस कंट्रीब्यूशन जो यहाँ पर मेंबर के द्वारा पे किया जाएगा एनुअली, उसको कहेंगे यहाँ पर सब्सक्रिप्शन। करेक्ट है? तो बताओ मेंबर यहाँ पर सब्सक्रिप्शन दे रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है या फिर कुछ ऐसे रिच पर्सन्स लोग हैं, उन लोगों के द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेशंस मिल रही है। करेक्ट है ना? तो ये सारा जो पैसा इस ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग माध्यमों से आ रहा है, इन सभी पैसों को ये ऑर्गेनाइजेशन कहां पर यूज कर रहा है, कैसे यूज कर रहा है, क्यों यूज कर रहा है, इन सभी का यहां पर रिकॉर्डिंग होना कंपलसरी है। क्योंकि जब भी इस ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग होती है तो वो सभी लोग इस मीटिंग में आते हैं जिन लोगों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन इस ऑर्गेनाइजेशंस को दिया है। तो उन मेंबर जिन्होंने अपना पैसा यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया, जिन्होंने अपनी तरफ से फंड यहाँ पर डोनेट किया है, उन लोगों को उनके द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन का हिसाब तो देना पड़ेगा। अगर आप हिसाब ही नहीं दोगे तो हो सकता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर पैसों का दुर्व्यवहार करे और पैसों को गलत मकसद से क्या करे, यूज करे। तो अकाउंटिंग का मेन रीजन यही है कि जिन जिन लोगों ने यहाँ पर कंट्रीब्यूशन दिया है उन सभी के पैसों को ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर खर्च कर रही है। करेक्ट है? क्यों खर्च कर रही है, इन सभी का आंसर इस ऑर्गेनाइजेशन को देना है उन लोगों को जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है। करेक्ट है ना? और इस आंसर को देने के लिए, इस जवाबदारी को पूर्ण करने के लिए यहां पर अकाउंटिंग फैक्टर्स को फुलफिल करना कंपलसरी होता है। करेक्ट है बच्चों? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट नीड होती है कि सोसाइटी के क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, सोसाइटी के दिए हुए फंड्स को यूज कहां पर किए गए उसके बारे में वहां पर लोगों को बताना होगा, मीटिंग्स में समझाना होगा। उसके लिए यहां पर अकाउंटिंग करना बहुत जरूरी है। करेक्ट है? यहां तक तो यहाँ पर वेरी सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ विद इन 5 मिनट्स कि यहाँ पर नीड क्या है बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने की। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आप याद रखिएगा कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न आर नॉट इंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटी। यहाँ पर कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं हो रही है, यहाँ पर कोई बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। जो भी यहाँ पर हो रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में लोगों को सर्विसेज दी जा रही है या फिर एकदम मिनिमम चार्जेस में लोगों को यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज दिए जा रहे हैं। करेक्ट है? मतलब किसी प्रॉफिट को कमाने के उद्देश्य से यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी नहीं की जा रही है। मोस्टली दे डील विद द पब्लिक मनी, और यहाँ पर जो भी पैसा ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है वो सारा पैसा पब्लिक का है। तो पब्लिक का पैसा इस ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ, कैसे, कब यूज किया जा रहा है उसका आंसर मैनेजमेंट को देना पड़ता है। मैनेजमेंट शुड बी आंसरेबल फॉर ईच टाइप ऑफ इनकम और ईच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर मेड बाय द कंसर्न। तो उस पर्पस के लिए यहाँ पर अकाउंटिंग को मेंटेन करना इस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बेहद जरूरी है। करेक्ट है यहाँ तक? सो दिस कंसर्न कलेक्ट मनी सच एज अ सब्सक्रिप्शन। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर इस कंसर्न को पैसा आता कहाँ से है, तो सब्सक्रिप्शन से पैसा आता है, डोनेशन से पैसा आता है, गवर्नमेंट से यहाँ पर ग्रांट मिलता है, मतलब गवर्नमेंट से कुछ अमाउंट का बेनिफिट इस संस्था को मिलता है क्योंकि ये संस्था का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, समाज की सेवा है। तो गवर्नमेंट का जो सोशल सर्विसेज है वो सोशल सर्विसेज अगर ये कंसर्न अगर कर रहा है तो गवर्नमेंट इस कंसर्न के सर्विसेज को देख करके या इनके कामकाज से प्रसन्न होकर गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी कुछ पैसे इस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट करेगा, जिसको कहेंगे गवर्नमेंट की ग्रांट। मतलब गवर्नमेंट ने जो अमाउंट यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया वो यहाँ पर इनको मिल रहा है। इसके अलावा मेंबर जब यहाँ पर एडमिट होता है या मेंबर जब यहाँ पर मेंबरशिप लेता है तो वो एंट्रेंस फीस भरता है। तो ये सो अलग अलग प्रकार की जो अमाउंट है वो यहाँ पर कलेक्ट हो रही है पब्लिक के पास से। सो ये कंसर्न आंसरेबल होता है सोसाइटी के लिए कि ये मनी को यहाँ पर कलेक्ट किया गया, कहाँ से कलेक्ट किया गया और इस पैसे को किस तरह से स्पेंड किया गया, किस तरह से पैसों को खर्च किया गया। करेक्ट है यहाँ तक? ओके। और ये सब चीज़ों के लिए प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना यहाँ पर कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ पर जिसने भी कंट्रीब्यूशन दिया है, जिसने भी यहाँ पर मदद की है, वो अगर कभी भी चाहे तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का बुक्स ऑफ अकाउंट अगर चेक करना चाहे, हिसाब किताब अगर देखना चाहे तो वो देख सकता है। लेकिन उसके लिए यहाँ पर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के हिसाब किताब को सही तरीके से मेंटेन
किया जाए कि जिससे कि जो भी पैसा इस ऑर्गेनाइजेशन को मिला है उसका इस्तेमाल कहाँ, कैसे, कब किया गया, ये हम लोगों को आंसर दे सके और लोगों को यहाँ पर उनके आंसर को देकर के सेटिस्फाइड कर सके। करेक्ट है। तो ये तो मैंने एक बेसिक आपको बताई कि वाई, कि यहाँ पर अकाउंट को मेंटेन करना क्यों जरूरी है, बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना जरूरी क्यों है। इसके अलावा ऐसे कई रीजंस है जो रीजन आपको बताएंगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन क्यों करना है और फाइनल अकाउंट का प्रिपरेशंस क्यों करना है। तो देखेंगे आप यहाँ पर पॉइंट्स आपको दिए हैं पेज नंबर 65 पे कि व्हाट आर द रीजंस। तो एक्चुअल रीजंस क्या क्या है वो यहाँ पर देखते हैं। तो नंबर 1 रीजन यहाँ पे लिखा है कि टू मेंटेन अ प्रॉपर कंट्रोल ओवर मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। जहां पर भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है, जहां पर भी पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, तो उस पैसे के ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करने के लिए उसकी रिकॉर्डिंग होना बहुत जरूरी है। करेक्ट है। इसके अलावा टू नो द सोर्सेस ऑफ इनकम हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर, कि इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस कंसर्न को कौन कौन से हेड से या कौन कौन से जगह से या कौन कौन से फॉर्म में इनकम आ रही है और उस इनकम को ये ऑर्गेनाइजेशन कौन से पर्पस के लिए एक्सपेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है, इसको जानने के लिए भी यहाँ पर अकाउंट्स को मेंटेन करना जरूरी है। इसके अलावा कुछ ऐसे लॉ बनाए गए हैं, कुछ ऐसे कानून गवर्नमेंट ने बनाए हैं, क्योंकि ऐसा बहुत बार बच्चों क्या होता है मालूम है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से अपना यहाँ पर संस्था चालू करते हैं। तो बोर्ड होता है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का, लेकिन उस बोर्ड के पीछे आई मीन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वो लोग वहाँ पर ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं, टैक्सेस को सेव करते हैं और पैसों का वहाँ पर मिसयूज करते हैं। करेक्ट है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट ने नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न को चलाने के लिए गवर्नमेंट ने किसी प्रकार का कोई भी बंधन या किसी प्रकार की कोई रोक लगाई नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट जानता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के नाम के अंडर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन लोगों की नीयत ठीक नहीं होती बच्चों, या जो लोग दिखाने के लिए बोलते हैं कि आई एम डूइंग सोशल सर्विसेज, लेकिन उसके पीछे वो लोगों का पिक्चर कुछ अलग ही होता है और वो लोग वहाँ पर प्रॉफिट कमाने के पर्पज से एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो इससे बेटर है कि नॉन प्रॉफिट कंसर्न के लिए गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट बनाए हैं, कुछ रूल्स बनाए हैं कि जिस रूल्स के अकॉर्डिंगली हर नॉन प्रॉफिट कंसर्न ऑर्गेनाइजेशंस को अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी होता है। तो गवर्नमेंट के इस रूल, इस लॉ के अकॉर्डिंगली यहां पर आप समझ सकते हैं कि दैट एवरी नॉन प्रॉफिट कंसर्न हैज टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट, दे हैव टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड दे आल्सो हैव टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट। करेक्ट है। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये गवर्नमेंट की तरफ से है कि दैट ईच एंड एवरी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न हैज टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर द एक्ट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। करेक्ट है यहां तक। तो ये हो गया। इसके अलावा आप इस ऑर्गेनाइजेशंस का क्यों बनाओगे बुक्स ऑफ अकाउंट, क्यों बनाओगे फाइनल अकाउंट। तो नॉर्मली ये ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी इनकम या जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है उस इनकम और एक्सपेंडिचर के बाद में इसका जो नेट रिजल्ट है, सरप्लस है या डेफिसिट है, मतलब आपका कंसर्न यहाँ पर सरप्लस में है या आपका कंसर्न डेफिसिट में है, कि जिसके के बेसिस पे हम इस ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल को और बढ़ा सकते हैं। तो ये जानने के लिए कि इस कंसर्न को सरप्लस हो रहा है या डेफिसिट हो रहा है, इसके लिए भी इसका बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। करेक्ट है। इसके अलावा इस ऑर्गेनाइजेशंस की नेटवर्थ क्या है, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन की टोटल वैल्यू क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन का टोटल कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है, इसमें कितना वैल्यू का असेट है, ये सब चीज़ों को भी यहाँ पर समझने के लिए, जानने के लिए यहाँ पर बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करनी है, मतलब यहाँ पर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना ही पड़ेगा। करेक्ट है ना। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे कि मैंने बताया कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के नाम से किसी ने किसी प्रकार का कोई भी धोखेबाजी नहीं करना चाहिए या समाज के पैसों को गलत जगह पर मिसयूज नहीं करना चाहिए। तो ऐसे मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश से बचने के लिए और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ रिसोर्सेज को यूज करने वाले जो लोग होते हैं उनसे इस ऑर्गेनाइजेशन को बचाने के लिए इसकी अकाउंटिंग करना हर एक नॉन प्रॉफिट कंसर्न के लिए क्या होती है, कंपलसरी होती है। करेक्ट है बच्चों। तो यहां पर कुछ पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जिस पॉइंट्स में आपको मैंने ये तो समझा दिया कि क्या जरूरत है ऐसे नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने के लिए और क्या जरूरत है फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए। देखो बच्चों, ये आपको कहीं पूछेगा नहीं कि नीड क्या है, ये बात सब आपके समझने के ऊपर है। ये सारी बात आप इसकी अकाउंटिंग करने जा रहे हो, आप इसके अकाउंट्स को सॉल्व करने जा रहे हो बच्चों, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम जिस चैप्टर का अकाउंट्स फ्रेम करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम तो नॉट प्रॉफिट कंसर्न है। यहां पर तो कोई प्रॉफिट मिलने वाला ही नहीं है, यहां पर तो किसी प्रकार का प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, तो यहां पर अकाउंट्स प्रिपेयर ही क्यों किया जाए।
तो ये बात अगर आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी कि प्रॉफिट कमाने और न कमाने के अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिस फैक्टर की वजह से अकाउंटिंग करना कंपलसरी है, तो वो सारे फैक्टर्स मैंने आपको यहां पर 1 बाय 1 करके क्लियर करती थी। करेक्ट यहां तक? तो सरप्लस डेफिसिट को जानने के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशंस की नेटवर्थ को कैलकुलेट करने के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रकार का कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो, पैसों का गलत इस्तेमाल ना हो, क्योंकि समाज के पैसे यहां पर है समाज के डेवलपमेंट के लिए, तो उनका सही तरीके से उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, इनकम और एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने के लिए, इन सभी छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए यहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट और यहां पर फाइनल अकाउंट का प्रिपरेशन करना कंपलसरी होता है। करेक्ट है बच्चों? तो आज मैंने आपको नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का मतलब, उसका इंट्रोडक्शन और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का फीचर्स मैंने आपको समझाया। इसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, और अभी हमने समझ लिया कि इस नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के अंदर हम लोग जो अकाउंट्स बनाने वाले हैं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट हम लोग मेंटेन करने वाले हैं, और जो भी फाइनल अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे उसके पीछे का मेन मकसद क्या है, इन सभी बातों को हमने इस लेक्चर में कंप्लीट किया। करेक्ट है बच्चों? तो ये इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है, जिसके अंदर सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट और जो भी बेसिक बातें होती है इस चैप्टर से रिलेटेड वो मैंने आपको समझा दिया। करेक्ट है? नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर का जो अगला पार्ट होगा, जिसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट क्या होता है, उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, क्यों प्रिपेयर किया जाता है, ये सारी बातें आपको मैं नेक्स्ट सेक्शन में समझाऊंगा। इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसके बाद बैलेंस शीट, और जो भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स होंगे वो 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करते जाएंगे। करेक्ट है बच्चों? तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद। जो वीडियो आप देख रहे हैं ये हमारे ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स का एक डेमो लेक्चर्स है। अगर आप चाहते हैं कि आपके 12th स्टैंडर्ड के ऑल सब्जेक्ट्स के ऑल चैप्टर्स आपको इसी तरह रिकॉर्डेड फॉर्म में मिले, तो उसके लिए तुरंत आप लोग प्ले स्टोर से हमारे अजीत एकेडमी एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करके आप लोगों को ये सारे वीडियो कोर्सेस हम लोग बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में, जो कॉस्ट आप सोच भी नहीं सकते उतने कम कॉस्ट में हमें वीडियो कोर्सेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं।